So, good afternoon, friends. Welcome to In Suvarna West 2024 and 2025 in Ayurveda Ayurvedi चैनल. ओके, चलो. तो आज हम स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान, जिसका हमारा टॉपिक है न्यू चैप्टर इट इज सिद्धांत निरूपण. सिद्धांत निरूपण को हम दो पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में. ठीक है. पार्ट 1 में हम कवर करेंगे एनसीएम के अनुसार व्याख्या, प्रकार, पंचमहाभूत सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत और धातु पोषण सिद्धांत. ठीक है. बाकी पार्ट 2 में मैं आपको नेक्स्ट टीचर बताऊंगा क्या कवर करना है. ठीक है. क्वेश्चंस लेक्चर के बाद. ठीक है. ओके, चलो. तो चलो करते हैं आज का टॉपिक. इट इज हमारा क्या टॉपिक का नाम क्या है? सिद्धांत निरूपण. देखो, पदार्थ विज्ञान ऑलमोस्ट हाइपोथेटिकल टॉपिक है. पूरे टॉपिक में हाइपोथेटिकल. ओके, आपको बस सब कुछ मान के चलना है. ठीक है. सब कुछ यहाँ पे आपको मान के चलना है और मान के चलकर आपको वो सब इमेजिन करना है. ठीक है. अब देखो, सिद्धांत निरूपण. सबसे पहले सिद्धांत की व्याख्या क्या है? आप सभी के पास नोट्स होंगे, टेक्स्ट बुक होंगी. अब ओपन करो और मेरे सारी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा. ठीक है. सिद्धांतो नाम सह यह परीक्षक बहुविधम परीक्षा हेतु विश्वासादित्वा स्थापित निर्णय. चरक विमान स्थान का श्लोक है 8/37 का. क्या बोला इसमें? परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्षा विषय की परीक्षा कर प्रत्यक्ष अनुमान, हेतुवास, उपमान के द्वारा उन परीक्षा विषयों को सिद्ध करके जो स्थायी निर्णय दिया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं. ठीक है. परीक्षकों means examiners. Okay, the decision that is given by the examiners after examining subject many times and providing the subject by pramanas is called सिद्धांत. Okay, इंग्लिश में हो गया. इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? The decision is given by the examiners after examining the subject by many times and providing those subject by hetus is called सिद्धांत. Okay, next we will see सिद्धांत के भेद. Okay, अब सिद्धांत के भेद में सिद्धांत के प्रकार कौन से? मैं व्याख्या देखी, व्याख्या का श्लोक आपको मस्ट लर्न करना कंपलसरी है. ठीक है. प्रकार की हम बात करते हैं. अब प्रकार क्या बोलते हैं? 4 प्रकार होते हैं. सबसे पहले प्रकार देखेंगे हम इसमें सर्वतंत्र सिद्धांत, यूनिवर्सल थ्योरी, जिसको यूनिवर्सल थ्योरी कहते हैं. ठीक है. क्या बोल रहे हैं? सर्वतंत्र सिद्धांत श्लोक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आते हैं एक्सप्लेनेशन में, व्याख्या में. सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध है. सर्वतंत्र सिद्धांत ये सिद्धांत जिसे सब विद्वान मानते, अर्थात जो सर्वसम्मत हो, ये ऐसा सिद्धांत है. अगर ये सिद्धांत में अगर कुछ लिखा हुआ है या कुछ ग्रंथ दिए हुए हैं तो ये ग्रंथ, ये लिखा हुआ कोई भी चीज सबके सब विद्वान, मतलब मुझसे भी ज्यादा होशियार लोग, आपसे भी ज्यादा होशियार, आपके लेक्चरर से भी ज्यादा होशियार लोग उस सिद्धांत को मानेंगे ही मानेंगे कंपलसरी. ठीक है. ओके, समझा? उदाहरण इसमें क्या बताएं कि रोगों के कारण साध्य रोगों की चिकित्सा उपाय है. मतलब रोगों के कारण है तो उसकी चिकित्सा भी उपलब्ध है. कहां पर? साध्य रोगों की. हम बात करें नेक्स्ट सिद्धांत, नेक्स्ट सेकंड टाइप क्या बोलता है? द प्रतितंत्र सिद्धांत, दैट इज नॉन यूनिवर्सल थ्योरी. ओके, यूनिवर्सल थ्योरी मतलब कि हाँ कहीं ना कहीं लॉजिक है, और नॉन यूनिवर्सल थ्योरी मतलब जहां कहीं ही लॉजिक नहीं है. ठीक है. इसमें क्या बोला है? प्रतितंत्र सिद्धांत जो वो है जो भिन्न भिन्न शाखाओं में भिन्न भिन्न पाया जाता है, जो डिफरेंट पार्ट में पाई जाती है, वही होते हैं सिद्धांत. मतलब कोई बात है जो डिफरेंट पार्ट में हम एक्सप्लेन या हमें एक्सप्लेन हो रही है, हम उसको समझ रहे डिफरेंट पार्ट में, तो वो कौन सा सिद्धांत हो गया? वो हो गया प्रतितंत्र सिद्धांत. ओके. उदाहरण, किसी ने रसों की, देखो मतलब देखो, अगर मैंने आपको बोला रस की संख्या 6 और मेरी बात मेरे ऊपर जो जो मेरे टीचर होंगे, जो मेरे हेड होंगे मेरे ऊपर, वो बोलेंगे रस की संख्या 8 है, तो आप इसी मानेंगे. मतलब आपको अलग नॉलेज प्राप्त हो रहा है. मेरी तरफ से क्या नॉलेज प्राप्त हो रहा है कि रस की संख्या 6, लेकिन मेरे ऊपर जो हेड है उनके तरफ से आपको क्या नॉलेज प्राप्त हो रहा है कि रस की संख्या 8 है. ठीक है, लेकिन 6 होती है. ओके, ये सब हम हाइपोथेटिकल पढ़ रहे हैं. ठीक है. अधिकरण सिद्धांत, जैसा कौन सा? अधिकरण सिद्धांत, जिसको बोलते हैं इम्प्लाइड थ्योरी, कि जिस विषय का विषय विवरण प्रस्तुत किया जाता है उनमें किसी विषय से संबंधित दूसरे विषय का ही हमें संबंध प्राप्त हो जाता है. अगर कोई एक विद्वान कोई एक विषय की स्टडी कर रहा है तो वो एक विषय की स्टडी करके तो कोई दूसरा विषय के ही बारे में पता चल जाता है. उसको सिद्धांत बोलते हैं इम्प्लाइड थ्योरी, अधिकरण सिद्धांत. उदाहरण कहा जाता है मुक्त पुरुष अनुबंधी कर्म नहीं होते क्योंकि निरुह होते हैं. इससे सिद्ध होता है कि कर्मों का फल होता है और मनुष्य की मृत्यु के पश्चात शुभ अशुभ कर्म के अनुसार उससे फल प्राप्त होता है हेवन में भी. ठीक है. चौथा सिद्धांत होता है अभ्युपगम सिद्धांत, दैट इज हाइपोथेटिकल थ्योरी. अभ्युपगम सिद्धांत दैट इज हाइपोथेटिकल थ्योरी. ओके.
अभी हाइपोथेटिकल थ्योरी पहले हमारे पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं मानकर, और इसमें और एक थ्योरी आ गई हाइपोथेटिकल थ्योरी, अभिभगम सिद्धांत। यदि किसी अप्रमाणित और यदि किसी अप्रमाणित अपरिचित अनुपदिष्टम एवं अहेतुक बात को वैद्य गण वाद विवाद के समय मान लेते हैं तो उसे अभिभगम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई द्रव्य को प्रधान मानने, कोई गुण को प्रधान मानना, ऐसा क्या बोल इसमें, इसमें क्या बोल रहे देखो, कोई ऐसी चीज जो कभी देखो, कोई ऐसी चीज होती है जो हम उसको प्रधान मान लेते हैं, लेकिन कभी हम इस चीज को प्रधान मानेंगे, कभी हम उस चीज को प्रधान मानेंगे, मतलब किसी एक चीज को हम टॉप में लेके आएंगे, कभी हम दूसरी चीज को टॉप में लेके आएंगे, ऐसे सिद्धांत कौन से, हाँ बोलिए, ये हम हाइपोथेटिकल देखिए, प्रधान तो देखो जो टॉप का है वो टॉप का ही रहेगा, और जो लो लेवल का लो लेवल का ही रहेगा, लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, कोई चीजें होती है, कोई बहुत सारी चीजें होती है, कभी कभी हम उस चीज को टॉप लेवल में लाते हैं, कभी हम उस चीज को टॉप लेवल देते हैं हाइपोथेटिकल मानकर। ठीक है, ओके, जैसे कि उदाहरण, कभी द्रव्य को प्रधान मानकर चलना, तो कभी गुणों को प्रधान मानकर द्रव्य चलना, गुणों को प्रधान मानकर चलना। अब और नेक्स्ट सिद्धांत है पंचमहाभूत सिद्धांत, जो हम पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत देखो, ये 3 सिद्धांत में से ये एक सिद्धांत, ये तीनों भी सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों भी सिद्धांत, तीनों भी सिद्धांत से ऐसे क्यों बन सकते हैं, ये भी कैसे बन सकता है, ये भी कैसे बन सकता है, ये भी ऐसे क्यों बन सकता है, ऐसे क्यों बन सकता है, और ये कैसे क्यों बन सकता है। ठीक है, और कैसे बनेगा, सिद्धांत की व्याख्या और प्रकार का विस्तार वर्णन करके त्रिदोष सिद्धांत एक्सप्लेन कीजिए। पंचमहाभूत बहुत बड़ा है तो ये नहीं पूछेगा, सिद्धांत भी बड़ा है तो ये एलक्यू क्वेश्चन ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा, एलक्यू कैसा बन सकता है, सिद्धांत की व्याख्या प्रकार का वर्णन करके, सिद्धांत की व्याख्या लिख के प्रकार का वर्णन करके त्रिदोष सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं पंचमहाभूत सिद्धांत में ऐसे क्यों, त्रिदोष में ऐसे क्यों, सतद्वैत ऐसे क्यों बन सकता है, ये लोग भी ऐसे क्यों बन सकते हैं। ठीक है, पंचमहाभूत सिद्धांत क्या बोलते देखो, परिचय, पंचमहाभूत सिद्धांत को सर्वतंत्र सिद्धांत भी कहा जाता है। आयुर्वेद के अनेकांत सिद्धांत का यह पंचमहाभूत आधारभूत होता है। ठीक है, पंचमहाभूत सिद्धांत क्या बोलता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को पंचभूत या पंच महाभूत कहते हैं। इनके कारण रूप या कार्य रूप ऐसे 2 अवस्थाएं होती है। कारण रूप महाभूतों को परमाणु रूप भी कहते हैं, जो नित्य होते हैं। इन कारण रूप परमाणुओं के संयोग से कार्य रूप स्थूल महाभूत बनते हैं। संसार के अनेक कार्य रूप द्रव्य इस कार्य रूप महाभूतों के संयोग से बनते हैं। मतलब आकाश, वायु, जल और पृथ्वी, यह पंचमहाभूत, ये पंचमहाभूत कहते हैं हम, ये 5 पंचमहाभूत है। ठीक है, इनके जो कारण रूप है, ऐसे 2 अवस्था होते हैं, कारण रूप होते हैं, कार्य रूप होते हैं। जो कार्य कर रहे हैं वो रूप होता है, और जिस कारण से वो कार्य हो रहा है वो एक कारण रूप होता है। ठीक है, जो नित्य है, शब्द स्पर्श करने 5 इंद्रियग्राह्य गुण इन पंचमहाभूतों से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, फिर क्या बोलता है, सर्वद्रव्यम पंचमहाभूत सर्व अर्थ। ठीक है, तो क्या बोलता है मुक्तावली के अनुसार, भूत शब्द की व्याख्या, भूत शब्द की व्याख्या मुक्तावली के अनुसार, बहिरेंद्रिय ग्रह विशेष गुणवत्तम भूतत्व, मतलब ये बाह्य इंद्रिय के द्वारा ग्राहक को रोकने वाले शब्दादि विशेष गुण जिनमें वे भूत होते हैं। बाह्य विशेष को जो रोकता है, ठीक है, वो जो भूत होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पंचमहाभूत बोलते हैं। शब्देंद्रिय शब्द का ग्रहण करते हैं, स्पर्शेंद्रिय का स्पर्श, चक्षुरेंद्रिय का रूप, रसेंद्रिय का रस और ज्ञानेंद्रिय का गंध। ये सभी आपको पता है, ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, फिर हर एक महाभूत के प्रवेश, ठीक है, हर एक पंचमहाभूत के प्रवेश, ये आप खुद पढ़ लेना। अब यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे क्या कंपेरिजन बताए त्रिदोष और पंचमहाभूत सिद्धांत के बीच में, आपको टेबल दिख रहा होगा। बात में आता है कौन सा महाभूत, वायु प्लस आकाश, पित्त में अग्नि, कफ में पृथ्वी, जल प्लस पृथ्वी। फिर षड्रस और पंचमहाभूत बताए हैं, सेम हमने क्रियाशील में पढ़े। ठीक है, याद रखना। मधुर रस में कौन सा महाभूत आता है, पृथ्वी प्लस जल, रस कटु रस, महाभूत अग्नि और वायु। अम्ल में पृथ्वी प्लस अग्नि, तिक्त में वायु प्लस आकाश, लवण रस में अग्नि और जल, कषाय रस में पृथ्वी प्लस वायु। सब हमने क्रियाशील में पढ़ चुका है। ठीक है, कौन से दोष, इसमें दोष चैप्टर में। फिर यहाँ पे द्रव्य गुण और पंचमहाभूत सिद्धांत, वमन द्रव्य में कौन सा महाभूत आता है, अग्नि प्लस वायु। विरेचन द्रव्य में पृथ्वी प्लस जल। हाँ, ये एक टेबल इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको याद करने लगे, क्योंकि यहाँ से एक एमसीक्यू, अगर ऑड एमसीक्यू बनाना चाहते हो तो यहाँ से एक एमसीक्यू बनेगा। संशमन द्रव्य आकाश, संग्रही द्रव्य वायु, दीपन द्रव्य अग्नि, लेखन द्रव्य अग्नि प्लस वायु, ब्रूहण द्रव्य पृथ्वी प्लस जल। ठीक है, ओके।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट त्रिदोष सिद्धांत की। त्रिदोष सिद्धांत, ठीक है, त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत का परिचय क्या बोलता है? त्रिदोष सिद्धांत का परिचय क्या बोलेगा? दैट इज आयुर्वेद में वात पित्त एवं कफ को त्रिदोष कहा गया है। जब साम्यावस्था में रहते हैं तो शरीर को स्वास्थ्य की रक्षा करता है, विषम हो जाता है तो विविध रोग उत्पन्न करता है। अगर जब नॉर्मल कंडीशन में रहता है तो बॉडी भी नॉर्मल कंडीशन में होती है, लेकिन जब एकदम से हाइपर हो जाता है, ये तीनों दोष अगर एकदम से हाइपर होते हैं तो बॉडी को भी हाइपर कर देते हैं, ठीक है। अब क्या बोलते हैं? रचना शरीर के मूल कारण पंचमहाभूत और क्रिया शरीर के मूल कारण त्रिदोष होते हैं, ठीक है। जिस तरह सृष्टि का पोषण शोषण और प्रेरण का कार्य सोम सूर्य तथा वायु करते हैं, उसी तरह शरीर के पोषण शोषण और प्रेरण का कार्य क्रमश कफ पित्त और वात करते हैं। तो वात पित्त कफ करते हैं। फिर क्या बोले? त्रिदोष के प्राकृत कार्य कौन से? प्राकृत वायु सर्वदा उत्साह श्वास प्रश्वास चेष्टा पुरुष आदि वेगों को प्रवृत्ति रस आदि धातुओं को चित्त तथा गति इंद्र के से अनुग्रहित करता है। प्राकृत वार्य कार्य, प्राकृत पित्त के कार्य पक्ति उष्मा, अरे तो वही चीज कार्य, कार्य के शब्द यहाँ पे ऐड कर दूंगी ना, हो जाएगा। जैसे अभी मैंने वात पित्त दोष वात पित्त दोष के कार्य के श्लोक यहाँ पे ऐड कर दूंगी, कफ पित्त वात दोष पित्त दोष कफ दोष कार्य श्लोक यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा। आपको इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही देकर, ठीक है। तो यहाँ त्रिदोष सिद्धांत की उपयोगिता देखो, त्रिदोष सिद्धांत हमने पढ़ा तो इसकी उपयोगिता क्या है? सभी लोगों में मूल कारण वात पित्त एवं कफ होते हैं, क्योंकि सभी व्याधियों में वातादि रुक्षादि लक्षण ही दिखने को मिलते हैं। इन्हीं दोनों के शमन औषधि देने से व्याधि को शमन होता है, और आयुर्वेद शास्त्र में पित्त एवं कफ को व्याधियों का कारण माना है। मोस्ट ऑफ द कॉमन हमें वात दोष देखने को मिलेंगे हर एक व्यक्ति के ऊपर, मोस्ट ऑफ द टाइम और मोस्ट ऑफ द पीपल्स में, क्योंकि वात दोष मोस्ट कॉमन है जो हर पीपल में होने के चांसेस इजीली होते हैं, ठीक है, वात दोष की व्याधियां। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट धातु पोषण सिद्धांत, जिसमें 3 न्याय पढ़ने का है। शीर्षदि केदार तुल्य और खेल कपूत, ठीक है, ओके। धातु पोषण सिद्धांत पहले नहीं पढ़ेंगे हम इसमें। शिव यदि है जिसको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन करना। जैसे कि क्या बोलेगा शिव यदि, क्या बोलता है? सर्वत्निक परिणामन पक्ष भी कहा जाता है। शिव क्या बोला जाता है? सर्वत परिणामन पक्ष भी कहा जाता है। जिस प्रकार दूध से सर्वात्मना दही उत्पन्न होते हैं, दही से नवनीत, नवनीत से घृत और घृत से घृतमंड उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पूर्व धातु से उत्तर धातु की उत्पत्ति होती है। रक्तादि गर्भ के प्रारंभ से ही पोषण होते हैं। रस अपनी रसाग्नि के पच कर रक्तता को प्राप्त कर देता है, रक्त से रक्ताग्नि से पचता वो मांस से प्राप्त करता है। इस प्रकार पूर्व धातु से उत्तर धातु, रस के पहले रक्त रस, रस के पहले रस, रक्त के पहले रस आता है, तो रस से ही रक्त की उत्पत्ति हुई है, ऐसा इसमें होती है। नहीं मतलब पूर्व धातु से उसके बाद धातु की उत्पत्ति होना, ऐसा ये शिवधि न्याय बोलता है, ठीक है। पहले रस से पोषण होगा फिर रक्त का संचार होगा ना, ओके। फिर केदार तुल्य न्याय क्या बोलता है? लॉ ऑफ ट्रांसमिशन, होता क्या? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है एक के बाद एक में, एक के ऊपर, लेकिन क्या लॉ ऑफ ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिट करेगा, डायरेक्ट ट्रांसमिट करेगा, ये वो पूरे धातु के बेसिस पर वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, पूरे धातु के ऊपर के बेसिस पर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट ट्रांसमिट करेगा, ओके। ये न्याय जिस प्रकार खेत में सिंचित व नदी का जल समीप के खेत को सिंचित कर क्रम से दूसरे खेतों को सिंचित करता है, उसी प्रकार आहार रस भिन्न भिन्न मार्गों में रसायन धातुओं को उन धातुओं के समान अंशों से पोषित करता है। जो समीप के धातु उसी धातु का पोषक भाग उसे शीघ्र ही पोषित करता है। बस इतना ही है, बस। फिर खेल कपोत में इट इज लॉ ऑफ सिलेक्टिव नरिशमेंट, कुछ सिलेक्टिव नरिशमेंट का ही बारे में बताना। कौन सा में? खेल कपोत में, मतलब जिस प्रकार कबूतर अलग दिशाओं के खल में आते हैं अनाज चुग कर निकले, इसी प्रकार अलग अलग मार्गों धातुओं में पोषण आहार होते हैं। सेम में कुछ नहीं था, पता ही नहीं इसमें क्या ही बताएगा। सिलेक्टिव नरिशमेंट लॉ ऑफ, ओके, बस। धातु पोषण सिद्धांत बहुत छोटा है। देखो चांसेस, अब मैं बता रहा हूँ चांसेस, क्वेश्चन चांसेस में, ठीक है। भाई मेरे स्क्रीन साइड में दिखे होंगे ये क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन